दोस्तों, सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण खंड विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, यह विज्ञान का सीरीज पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, देखिए। और ये जो साइंस है, साइंस में भी ये खंड फिज़िक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इससे प्रत्येक परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आ जाते हैं। और आज यह पार्ट 2 है, इससे आगे भी सीरीज़ देखने को मिलती रहेगी। तो इस सीरीज़ में कुल 10 प्रश्न हैं और मतलब इस पार्ट में कुल 10 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और एक एडिशनल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इन प्रश्नों को 1 से 2 बार देखिए। अगर ये प्रश्न आपके रेडी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तैयार हैं तो 1-2 बार देख करके उन्हें रेडी कर लीजिए, जिससे ये आगे आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके कभी गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 भौतिक राशि को सूची 2 मात्रक से सुमेलित कीजिए। तो पहला है, मतलब सूची 1 में विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत आवेश, विद्युत शक्ति दी हुई है, और जो वाट, कूलाम, वोल्ट और एम्पीयर दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे दिए गए कूट से हमको सही उत्तर चुनना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मिलाते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो ये हो जाएगा 3। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम 2। और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट 1। तो 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो देखते हैं किस में दिया हुआ है ये। तो ये डी ऑप्शन है, यहाँ सी हो गया है। तो यह डी में दिया हुआ है 4, 3, 2, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 4, 3, 2, 1। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। वोल्ट विद्युत विभव का होता है। कूलाम आवेश का होता है। और जो वॉट है वह शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है। तो ये भौतिक राशियाँ हैं और उनके मात्रक हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है। तो जो फ्यूज लगा होता है, हमारे घरों में लगा होता है फ्यूज, तो वह किसके सिद्धांत पर आधारित है? फ्यूज क्या काम करता है कि जब विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है तो वह गल करके बाकी उपकरणों को सुरक्षित कर देता है। ठीक है, कनेक्शन तोड़ देता है, जिससे कि घर के सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं या बच जाते हैं जलने से। तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। विद्युत के रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, या डी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो देखिए, जैसे कि जब फ्यूज का हम डेफिनेशन हम आपको बताएं, उसी से समझ में आ जा रहा है कि ये ऑप्शन डी से संबंधित, ऊष्मीय प्रभाव से। ठीक है, यानी कि जब इसको ज़्यादा हीट मिल रही है, विद्युत धारा इसे गर्म कर दे रहा है, तो ये गल करके वहीं पर पिघल जा रहा है, जिससे बाकी उपकरणों से कनेक्शन टूट जा रहा है। तो फ्यूज तार क्या है? निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है, इसलिए इसको बहुत ही जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल होता है उससे बनाया जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर के पिघल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो जो सामान्य ट्यूबलाइट घरों में होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन देखिए, आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी नियॉन के साथ सोडियम वेपर, सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, या डी नियॉन के साथ मरकरी वेपर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, आर्गन के साथ मरकरी वेपर। यानी कि आर्गन और उसमें मरकरी के भाप का मतलब लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, ये गैसें भरी गई होती हैं उसमें। तो हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सामान्य आंसर सी है, बस दिया है आर्गन के साथ मरकरी वेपर। ठीक है, Ar+Hg सामान्य ट्यूबलाइट में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में की जाने वाली कौन सी तरंगें हैं? सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, या डी गामा किरणें। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, अवरक्त किरणें। ठीक है, टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है।
कुछ में रेडियो तरंग का भी किया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो अवरक्त किरणें दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? ए है वह कुछ ऊपर उठता है, बी वह कुछ नीचे जाता है, सी वह उसी तल पे रहता है, डी वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो देखिए, किसी जब तैरने का गुण किस पे आधारित, मतलब ये इस बात पे निर्भर करता है कि घनत्व कितना है। ठीक है, नदी जब अगर घनत्व नदी से ज़्यादा रहेगा तो वह डूब जाएगा, लेकिन अगर घनत्व कम है नदी के जल से तो वह तैरेगा। तो अगर कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो सागर या समुद्र का पानी जो होता है वो नदी से ज़्यादा खारा होता है। ठीक, तो जो नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए जब समुद्र के जल में जहाज प्रवेश करेगा तो प्लावन बल क्या होता है, अधिक लगता है, जिससे कुछ वह ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि वह कुछ ऊपर उठ जाता है। तो ये है, ये तैरने का सिद्धांत होता है कि अगर कोई जैसे लोहा है, ठीक है, जहाज लोहे का बना हुआ है, तो अगर हम लोहे की सुई को पानी में डाल रहे हैं तो वह डूब जा रही है, लेकिन अगर वही लोहे का जहाज पानी में जा रहा है तो वह तैर रहा है। तो इसका कारण वही है, उत्प्लावन बल। ठीक है, लोहे का जो लोहे की सुई है उसका घनत्व जो जल है उसके घनत्व से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। मतलब जो जल का घनत्व सुई को जितना हटाने के लिए ऊपर बल लगा रहा है, ये लोहे का घनत्व उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वह डूब जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं कि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए समुद्र के जल में प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगता है। अधिक प्लावन मतलब कि जो समुद्र है उस पर अधिक प्लावन ऊपर की ओर बल लगाता है, जैसे जहाज जो है वो ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? ये सारे ही तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले कौन सा बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम को सबसे पहले बनाया गया था। तो नेपच्यूनियम, सॉरी यहाँ पे आंसर तो डी है, लेकिन यहाँ नेपच्यूनियम गलती मिसप्रिंट हो गया है, टेक्नीशियम रहेगा। ठीक है, टेक्नीशियम रहेगा, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम इसका परमाणु क्रमांक 43 होता है और इसे 1937 में सबसे पहले निर्मित किया गया था। तो आंसर वही डी, टेक्नीशियम हो जाएगा, और इसे 1937 में सबसे पहले बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक लगा होता है उसके कार्य करने का क्या सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या पास्कल का सिद्धांत? ठीक है, तो जो ब्रेक होते हैं वो ब्रेक, लिफ्ट, ठीक है, ये सब कुछ पास्कल के सिद्धांत पे आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। तो आंसर डी, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पे आधारित है। इस नियम के अनुसार, इस यहाँ पे थोड़ा सा और एक लाइन रहेगी कि इस नियम के अनुसार जब भी अगर यदि, यहाँ यदि के बाद रहेगा कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी, यदि जी का मान हम नगण्य मान लें तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। ठीक है, तो ये होता है पास्कल के नियम। पास्कल का नियम क्या है कि यदि गुरुत्वीय त्वरण जो जी है इसको हम नगण्य मान लें तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दबाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित है या द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है? तो द्रव की श्यानता क्या होती है कि जैसे ये द्रव है, ठीक है, ये बह रहा है, इसकी कई लेयर्स होती हैं, तो ये लेयर का जो कई लेयर हैं ये आपस में एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। जिससे अगर ये वाली लेयर आगे जा रही है तो ये वाली उसका अपोज करेगी, ये उसका करेगी। तो इस तरीके से जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे की गति का विरोध करती हैं, या तो वो श्यानता का गुण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि शहद जो थोड़ा गाढ़ा होता है, मिट्टी का तेल या पानी, इन सब की श्यानता थोड़ी कम होती है। तो पूछा जा रहा है कि ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता बढ़ती है, घटती है, क्या होती है? तो
ताप बढ़ने से द्रव की सांद्रता जो है वो घट जाती है। ताप बढ़ाएंगे और द्रव की सांद्रता क्या होगी, घट जाएगी। तो नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द्रवों का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है सांद्रता कहलाती है, और यह ताप के बढ़ने पर घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जो स्टेनलेस स्टील होता है इसको कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा, बी मैग्नीज की मात्रा, सी सिलिकॉन की मात्रा या डी क्रोमियम की मात्रा। तो आंसर हो जाएगा कठोरता प्रदान करने के लिए हम कार्बन मिलाएंगे। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। अगर जो फ्लॉलेस हम लोग को अगर लोहा बनाना है जिसमें धब्बा ना रहे तो हम लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाते हैं, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन या कार्बन। ठीक है। तो देखिए कार्बन मिलाते हैं, कार्बन कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाते हैं, और जब धब्बा रहित लोहा बनाना हो तो हम उसमें क्रोमियम मिलाते हैं। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील जिसको हम धब्बा रहित लोहा कहते हैं एक मिश्र धातु है जिसमें आयरन, क्रोमियम, कार्बन मिलाते हैं। ठीक है। और ये आप लोग के लिए एडिशनल क्वेश्चन है बायो से कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है। ठीक है। ये बायो का है, बायो के लिए एक अलग सीरीज़ लाएंगे। तो आज उसकी बायो से एक एडिशनल क्वेश्चन बस है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है, ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सीरोलॉजी या जियोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंदर आता है। अब बाकी जो ऑप्शन है ओरोलॉजी, सीरोलॉजी और जियोलॉजी। तो जो जियोलॉजी है ये पृथ्वी की भूगर्भ संरचनाओं के बारे में है। सीरोलॉजी और ओरोलॉजी, तो ओरोलॉजी जो है यह पर्वतों का अध्ययन है, और सीरी जो सीरम होते हैं उनका अध्ययन है। ठीक है, रक्त सीरम। तो ओरोलॉजी क्या है, पर्वतों का अध्ययन है। सीरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन है। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज़ मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।